नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की हम सीरीज चला रहे थे, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में हमने कौन कौन से बेहतरीन भारतीय संविधान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। यानी कि लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज वाला वो है 25 वर्ष। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 25 वर्ष जो है मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए लोकसभा के लिए। अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। तो दोनों आपको याद रखना है, और लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? तो आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 155 के तहत। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं राज्यपाल से रिलेटेड, इनको अब एक बार आप देख लीजिए। नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 155 में राज्यपाल के, और अर्हता की अगर हम बात करें इसकी, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो, वह नागरिक, वह राज्यपाल बनने के योग्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, वह राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। और एक संशोधन इसमें किया गया था, तो 7वां संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता था। फैक्ट आपको याद रखना है। जो 7th अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो एक व्यक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा और इसके हम पदावधि की बात करें तो राज्यपाल के टेन्योर यानी कि पदावधि के बारे में आर्टिकल 156 में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात क्या है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, यह पहली बात बताई गई है। दूसरी बात क्या बताई गई है? राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरी बात क्या बताई गई है? दोनों उपबंधों के रहते हुए राज्यपाल जो है 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये पदावधि के बारे में भी इस राज्यपाल के आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको राज्यपाल से रिलेटेड बता दिए हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या आपकी हो सकती है 500 कितनी, तो 52। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 552 जो है अधिकतम जो है सदस्य संख्या लोकसभा की निर्धारित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है 543 सीटों पर जो है चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि आपकी जो 2 सीटें थी आंग्ल इंडियन समुदाय वाली, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है 543 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में जो है किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर। आप याद कर लीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें बांटी जाती हैं, आवंटित की जाती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि किसके पास होती थी? अब ये सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे क्योंकि इनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
यह जो शक्ति थी होती थी भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता था कि वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करे। लेकिन अब यह जो चयन है अब नहीं किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि 2 जो आपके आंग्ल इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। हाल ही में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो है मनोनीत किया जाता था लोकसभा में? उस अनुच्छेद का आपको नाम बताना है। तो आर्टिकल 300 आपका क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल जो है आपका है 331। आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 331 के तहत जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के तहत थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधित प्रावधान किसमें, यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है आपको बताना है। एक आपका होता है प्रेसिडेंट रूल होता है, एक आपका होता है नेशनल इमरजेंसी होती है, और एक आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों आपातकाल के बारे में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। वही अनुच्छेद 356 के तहत आपका प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी घोषित की जाती है। और इसके अलावा आपका आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 368 जो है आपका यह संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अलावा चौथा जो आपका आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 368, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो आर्टिकल 368 का संबंध आपका है संशोधन से, अमेंडमेंट से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी संबंधी उपबंध जो है आपके किस भाग में है? तो किस भाग में आपको भाषा संबंधित प्रावधान मिलेंगे? यहाँ पे पार्ट की बात हो रही है, भाग की बात हो रही है। तो पार्ट 17 में आप याद कर लीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 17 है इसमें जो है आपका भाषा का प्रावधान सम्मिलित किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन चारों पार्ट से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान है, मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाग 15 में आपको मिलेगा निर्वाचन का प्रावधान। निर्वाचन आपका है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के मध्य। इसके अलावा भाग 17 में आपको मिलेगा राजभाषा का प्रावधान, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। भाग 18 आपका संबंधित है आपात उपबंध से यानी कि इमरजेंसी के प्रावधान जो आपके हैं भाग 18 में है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के मध्य। इसके अलावा भाग 20 आपका संबंधित है संविधान में संशोधन से यानी कि अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत रखा गया। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है आपसे पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएसए के संविधान से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं कि इन चारों देशों के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण किया हुआ, कौन कौन से प्रावधान हमने अपने संविधान में सम्मिलित किए थे इन चारों देशों से, उनको आइए एक बार देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के संविधान से। तो यूएसए से हमने लिया है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि आपका जो जुडिशियल रिव्यू है उसको हमने लिया है, और संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्रावधान हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रावधान अपने संविधान में सम्मिलित किया हुआ है। तो संसदीय शासन प्रणाली, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन,
एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। आप याद रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। यूएसए में जो है आपकी एकल नागरिकता देखने को नहीं मिलती है, यूएसए में आपको मिलेगी दोहरी नागरिकता। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अलावा चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है उसको भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, इसके अलावा परमाधिकार लेख, इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, इन सभी को हमने, ये सभी जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं यहाँ वाले इसमें के, इसको हमने ग्रहण किया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, इन सभी प्रावधानों को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, इसके अलावा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इन सभी को हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। तो किन देशों के कौन कौन से प्रावधान हमने अपने संविधान में सम्मिलित किए थे, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, आपको बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से आपका यूपीएससी संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक निकाय है, लेकिन आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में आपके जो 3 इंपॉर्टेंट संवैधानिक निकाय दिए गए हैं, आइए इनके बारे में पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूपीएससी के बारे में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। भाग 14 इससे रिलेटेड है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भाग 14 जो है आपका किससे संबंधित है, भाग 14 आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों जो आपके हैं भाग 14 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इनके प्रावधान इसमें सम्मिलित हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि भाग 14 आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद कौन कौन सा है भाग 14 में, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद आपका यह भाग 14 में सम्मिलित है। इसके अलावा आपके जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, और यूपीएससी के चेयरमैन यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा आप ऐड कर लीजिएगा राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा यूपीएससी आप याद कर लीजिएगा, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसकी नियुक्ति जो है आपकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे हाँ, यूपीएससी के सदस्य और उसके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति करते हैं, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट का जो सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य और उसके अध्यक्षों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। यानी कि नियुक्ति तो राज्यपाल करता है आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्षों की, परंतु हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है। तो यह डिफरेंस आपको याद रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है, यूपीएससी के अध्यक्ष व उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्षों या 65 वर्षों की आयु तक की जाती है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वे जो हैं कब तक अपना पद धारण करते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आपका पहले हो जाए उस आयु सीमा तक आपके यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करते हैं। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं वे 6 वर्ष या 62 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस आयु सीमा तक
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष अपना पद धारण करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो आप याद कर लीजिएगा, संघ लोक और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति तो जो है इनकी राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके सदस्य और उनके अध्यक्ष की, परंतु इनको हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। वहीं वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है? तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में आपके चेयरमैन है मनोज सोनी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। मनोज सोनी जो है इसके चेयरमैन है वर्तमान में यूपीएससी के। अगला इंपॉर्टेंट हमारा संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। भाग 12 आप याद कर लीजिएगा। भाग 12 और अनुच्छेद 380 आपका संबंधित है वित्त आयोग से। इसके बारे में आपको याद रखना है। वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 5 वर्षों पर जो है केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण के लिए जो है आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण के लिए। यह 5 सदस्यीय निकाय होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को रखते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा एकदम लेटेस्ट का हमारा जो वित्त आयोग था वो है 15वां। तो 15वें वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष थे आपके एनके सिंह, तथा जो 15वां वित्त आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए जो अपनी रिपोर्ट है यह प्रस्तुत कर दी गई है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष थे एनके सिंह। वही हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला आयोग आपके सामने है जो हमारा संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 आपका संबंधित है निर्वाचन आयोग से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह भी आपका 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी। इसके अलावा इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इंपॉर्टेंट है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? राजीव कुमार। आप याद कर लीजिएगा, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको भंग किया जा सकता है इसके कार्यकाल से पहले ही। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर जो है और लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कम से कम 2 सत्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। कोरम का मतलब होता है कि इतने सदस्य तो आपके बैठक में मौजूद होने ही चाहिए। अगर इतने सदस्य जो निर्धारित किए गए हैं वो बैठक में मौजूद नहीं होते हैं तो आपकी बैठक नहीं की जाएगी। सिंपल सी बात कोरम की यही होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का आपका होता है 1/10। तो आप इसे याद कर लीजिएगा,
कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है कोरम, यानी कि कोरम को हम गण पूर्ति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है किस आधार पर, आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा की जो बैठक होती है किस आधार पर आपकी समाप्त की जा सकती है, तो स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। इन तीनों के द्वारा जो है आपकी लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। इन तीनों की मीनिंग अलग अलग होती है, तो आइए इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट यह आपका प्रश्न बन सकता है। तो आपका स्थगन से क्या मतलब होता है, तो आपका स्थगन से मतलब होता है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना, यानी कि सिंपल सा इसका मतलब होता है कि जो बैठक हो रही है लोकसभा की उसको जो है अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा स्थगन कौन कर सकता है, तो स्थगन करने का जो है अधिकार आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि सिर्फ बैठक को कुछ समय के लिए जो है स्थगित किया जाता है इसमें लोकसभा स्पीकर के द्वारा। वहीं सत्रावसान का मतलब क्या होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सत्र इसमें सम्मिलित है, यानी कि संसद के किसी सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान का मतलब होता है संसद के किसी सत्र को समाप्त करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका सत्रावसान जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्थगन जो है आपका कौन घोषित करता है, तो स्थगन किया जाता है आपका लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लेकिन सत्रावसान और विघटन ये दोनों आपका राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन आपका स्थगन आपका लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वहीं विघटन में क्या होता है, तो विघटन में होता है क्या कि विघटन जो है आपका पूरे सदन को समाप्त करता है, यानी कि पूरी लोकसभा को जब समाप्त कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं विघटन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि तीनों की मीनिंग आपकी अलग अलग होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो मैंने आपको अभी बताया लोकसभा के सत्र का सत्रावसान और लोकसभा का जो विघटन ये दोनों आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। लोकसभा का जो कार्यकाल है कुछ परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, तो पहला कथन आपका गलत दिया गया है। दूसरा कथन क्या है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो दूसरा कथन भी आपका गलत दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किस राज्य मतलब भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं, तो दोनों के मामले में आपका यूपी टॉप पर है। आप याद कर लीजिएगा, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहला आम चुनाव कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 1951। 1951 में यह चुनाव स्टार्ट हुआ था, यानी कि अक्टूबर महीने में लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था यह अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1952 तक यह चला था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि 1951 में यह पहला चुनाव स्टार्ट हुआ था और 1952 तक यह चला, यानी कि फरवरी 1952 तक यह चलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा अस्तित्व में है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो 6वीं अनुसूची है इसमें किस राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया। इसका जवाब आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो हमारी 6ठी अनुसूची है
हमारी छठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मणिपुर की जगह आपका होना चाहिए मिजोरम। तो छठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो उपबंध हैं ये आपके छठी अनुसूची में रखे गए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो उपबंध हैं उनके बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है, आपको बताना है। किस प्रकार से लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है आपको बताना है। तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ये आपके चयनित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं इनका चयन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और उनका क्षेत्र कौन सा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न आपके सामने है, और लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा स्पीकर द्वारा कब किया जाता है? जब वोट बराबर, आप याद कर लीजिएगा, जब वोट बराबर हो और टाई होने वाला हो, उस परिस्थिति में जो है आपका जो कास्टिंग वोट होता है उसका उपयोग किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वोट बराबर होने के नाते टाई होने वाला हो तो उस परिस्थिति में लोकसभा स्पीकर अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनका नाम क्या था? तो जीवी मावलंकर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जीवी मावलंकर। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके भारतीय संविधान के प्रश्न बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसका पार्ट 2 था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।